दोस्तों, किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई, और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल ही नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया। सच्चाई है आज की तारीख में कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके निशाने पर, इसकी जद में इजराइल की हर एक इमारत है। और कहने वाले कह रहे हैं कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के करीब तक पहुंच गई है। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया ने इस बड़ी खबर को दबा दिया। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सकते में, सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ईरान जो कुछ, जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि 20-25 वर्षों से ईरान लगातार मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। और उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं कि वो चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस कड़ी में ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, जो साउंड की, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है उसकी रफ्तार, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, उसको इजराइल का एयर डोम रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो या फिर डिफेंस का हेडक्वार्टर हो, यहां तक कि अमेरिका की एम्बेसी है, वहां तक भी मिसाइल ईरान की हमला कर रही है। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप साहब मूलतः जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है, इसलिए ईरान की जो ताकत देखकर वो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था और आज भी इस बात को दोहराया है कि अगर ईरान युद्ध विराम करता है तो कई बातें ईरान की मानी जा सकती हैं। ये ट्रंप साहब का ऑफर है, बिजनेसमैन ट्रंप का ऑफर है। उधर ईरान का कहना है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, खामनेई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अब ईरान डिक्टेट करेगा। ये ईरान का वर्जन है। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि फिलहाल इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि 25-30 सालों से इस जंग की वो तैयारी कर रहा था। होमवर्क ठीक था ईरान का। अब दोस्तों, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई चल रही है, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, उधर इजराइल भी मोसाद के जरिए बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पर स्ट्राइक कर रहा है तेहरान में। अब ये जंग किस मोड़ पर जाती है? क्या ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के पीछे खड़े हो जाते हैं? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाएगा? ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो 4-5 दिन का युद्ध हमने देखा है, 4-5 दिन का, उससे तीन बातें ईरान ने साबित की हैं। दुनिया को 3 बड़े मैसेज ईरान ने पहली बार दिए। नंबर 1 चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने यह साबित किया है कि उसकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और चाइना, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका, रशिया और चाइना के लीग में खड़ा है मिलिट्री सुपर पावर की जहां तक बात है, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पे। पॉइंट नंबर 2, अभी तक ईरान की घेराबंदी सभी करते थे, अमेरिका भी, इजराइल भी, उधर कभी कभी सऊदी अरब भी, और भी बहुत सी बादशाहत थी जो ईरान की घेराबंदी करती थी। लेकिन ये जो 4-5 दिन में ताकत दिखी है ईरान की, ईरान आज की तारीख में सऊदी अरब हो या फिर यूरोप के मुहाने पर टर्की हो या बाकी मुल्क हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत के रूप में ईरान इमर्ज हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी है और आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तय अब ईरान करने जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जंग भले ही इजराइल ने शुरू की हो, अमेरिका की शय पर शुरू की हो, सच्चाई है कि ये जंग अब ईरान ही खत्म करेगा। ये भी एक संदेश ईरान ने देने की कोशिश की है। अब दोस्तों, 2 बड़े सवाल हैं और बड़े बुनियादी सवाल है। नंबर 1 सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका ये जो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट है इसको रोक पाएगा? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप किया, कथित हस्तक्षेप किया ट्रंप ने, क्या इस तरह का कोई हस्तक्षेप, क्या इस तरह का कोई ट्रूस, कोई कंप्रोमाइज आज की तारीख में ट्रंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर भेज रहे हैं। क्या ट्रंप की हैसियत है कि वो ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करा दे? ये एक बड़ा सवाल है अमेरिका को लेकर। और दूसरा सवाल है जो इसी से कनेक्टेड है कि ईरान के पास गोला बारूद का, मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कितना बड़ा जखीरा है? क्या 2000 मिसाइलें हैं, 5000 मिसाइलें हैं, या 10,000 से ज्यादा मिसाइलें, या मिसाइलें उसकी फैक्ट्रीज में बन रही हैं और फैक्ट्री जो है वो ईरान के हाथ में है, आत्मनिर्भर ईरान मिसाइल के मामले में? तो ये जो जखीरा है ये कितने दिन का है? इसका मतलब ईरान कितने दिन तक इजराइल से लड़ सकता है? और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो भी क्या ईरान
लड़ेगा और महीनों तक लड़ पाएगा। क्या इसराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? क्या इसराइल ईरानी हमलों से इस कदर डर गया है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है? आखिर बॉम्ब शेल्टर्स में जो तमाम इस्राएली नागरिक दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर जो डर है वो क्या कह रहा है? और सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिकी और इस्राएली अधिकारी अपने भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं और मौजूदा वजूद के बारे में क्या कह रहे हैं? इसका जवाब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। दोस्तों, टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, उनके करीब 200 नागरिकों को मार दिया। वो अपने वजूद को लेकर डरा हुआ है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों, और यह जानकारी कहीं और से नहीं, अमेरिकी पत्रकार जो इस्राएली अधिकारियों से बात कर रहे हैं उनकी तरफ से जानकारी आ रही है। सुनिए, फॉक्स न्यूज के पत्रकार ने क्या कहा। फॉक्स न्यूज के पत्रकार का कहना है कि मेरी बातचीत जो है वो तमाम इस्राएली अधिकारियों से हो रही है और ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। यह अप्रत्याशित है। इस्राएल डरा हुआ है अपने भविष्य को लेकर। सुनिए उनके पत्रकार क्या कह रहे हैं। This is an unprecedented moment for Israel. Again, we have been reporting here on the ground for nearly 7 years. We have seen rocket attacks from Hamas and Islamic Jihad in Gaza, precision-guided missiles coming from Hezbollah in southern Lebanon, ballistic missiles from the Houthis in Yemen, Iran-backed Iraqi and Syrian Shia militias launching drones and missiles at this country. What we are seeing today, Israel has never faced. And Israeli officials tell us they are fighting for their survival. Guys, back to you. Trey, you mentioned that there's an emphasis on taking out the energy infrastructure. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बॉम्ब शेल्टर्स में तमाम इस्राएली नागरिक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। खौफ पसरा हुआ है। मैंने इसी मंच पर आपको बताया है, इस वक्त तक ईरान ने इसराइल पर 6 बड़े हमले किए हैं और इन 6 बड़े हमलों में इसराइल डगमगा गया है बुरी तरह से, और वो लगातार अमेरिका की तरफ देख रहा है। उसकी आखिरी उम्मीद यही है कि अमेरिका उसकी मदद करेगा ईरान के खिलाफ, मगर हालात लगातार पेचीदा होते जा रहे हैं दोस्तों। इसराइल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला कर दिया है जिस पर संयुक्त मालिकाना हक ईरान और कतर का है, वो कतर जो अमेरिका का सहयोगी है। सही सुना आपने, यानी कि इसराइल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला किया है जिस पर कतर की भी हिस्सेदारी थी। उसको लेकर क्या जानकारी है दोस्तों मैं आपको बतलाऊंगा, मगर जो खबर फॉक्स न्यूज से आ रही है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनके पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि इसराइली कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमले बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे। इसराइल अमेरिका की तरफ देखेगा और जो 6 बड़े हमले हुए हैं उससे इसराइल बुरी तरह से हिल चुका है। सुनिए उनके पत्रकार ट्रे यंग्स क्या कहते हैं। The question here is, will there be a point that the Iranians throw in the towel and say, look, they're not going to win because the Israelis have that American support, and if it continues to be this bad, the Israelis are going to continue looking to the United States for help. We don't know what comes next. All we know is that according to Israeli officials, this country is bracing for days of intense ballistic missile barrages. We have seen 6 barrages so far, more than 200 missiles streaming through the skies of this country. Last night, as they were targeting the northern city of Haifa, we stood on a balcony and we could see as they were slipping past missile defense systems, others being intercepted in the skies above. And then just about 30 minutes later, another barrage targeting the center part of Israel. One of those missiles slipping past the Arrow defense system and the Patriot system that is also deployed in this country and slamming into this building, killing at least 1 child, killing civilians that were here asleep in their beds. Some of them rushed to bomb shelters, others couldn't make it in time. And the aftermath, guys, you see is behind me as these crews are picking up brick by brick, debris by debris, concrete block by concrete block. और दूसरी तरफ एक बार फिर दुनिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि ईरान अपने परमाणु बॉम्ब के कितने करीब हैं। इसको लेकर कुछ ताजा जानकारी सामने उभर कर आई है बीबीसी की इस रिपोर्ट के जरिए, जो मैं आपको पेश करूंगा। मगर मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त इसराइल में क्या माहौल है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर इसराइल में हमलों के बाद भविष्य को लेकर चिंता और प्रतिक्रियाएं। इसराइल में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर में जा रहे हैं और इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगातार नई मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली सेना ने साफ कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है और नागरिकों को अलर्ट रहना चाहिए। सरकार और सेना का रुख भी बहुत सख्त है। वे इसे लंबी लड़ाई मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के हमलों का जवाब दिया जाएगा। आम लोग डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही सरकार और सेना पर भरोसा भी जतला रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी लोग सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन देश में एकजुटता का माहौल दिख रहा है। कुल मिलाकर इसराइल में लोग और सरकार दोनों ही हालात को गंभीर मान रहे हैं और भविष्य को लेकर चिंता के साथ सतर्क भी हैं। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसराइल बौखलाहट में कई ऐसे तेल फील्ड्स पर हमला कर रहा है जिस पर कतर और ईरान दोनों का
ज्वाइंट मालिकाना हक है। इसको लेकर कतर को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो इस बारे में क्या कहना है इंटरनेशनल एजेंसीज का, गौर किया जाए। हाल ही में इसराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड के ईरानी हिस्से पर हमला किया था, जो ईरान और कतर के बीच संयुक्त रूप से शेयर किया जाता है। इसराइली हमले से वहां आग लग गई और ईरान को अपने गैस प्रोडक्शन आंशिक रूप से रोकना पड़ा। ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कतर वाले हिस्से, जिसे नॉर्थ फील्ड कहते हैं, पर हमला हुआ है। सिर्फ ईरानी हिस्से को निशाना बनाया गया। यह पहली बार है जब इसराइल ने दोनों देशों के बीच शेयर की गई इतनी बड़ी एनर्जी संपत्ति पर हमला किया है। लेकिन इस हमले से सिर्फ ईरान की सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, कतर की नहीं। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि अभी तो मान लिया जाए कतर वाले हिस्से को असर नहीं पड़ा है, मगर जब यह जंग और भी गंभीर हो जाएगी और अगर ईरान के पक्ष में रूस और चीन सामने उभर कर आ जाते हैं, तो इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है कि इसराइल बौखलाहट में कई ऐसे कदम उठाएगा जिसका अमेरिकी इंटरेस्ट पर, अमेरिकी हितों पर भी असर पड़े। यही वजह है कि अमेरिका बिग क्वेश्चन की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था इसराइल को। क्या इसराइल को और अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि जो जवाबी हमला होगा उनके आयरन डोम को जो है भेद देगा, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और सीधे सीधे मिसाइलें जो है छाती पर आके गिरेंगी इसराइल की। मोसाद पर हमला हो रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि हाइफा में जो पोर्ट है, जिसको मिस्टर अडानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त तबाही हुई है। तो तेल अवीव जो राजधानी है उसके भीतर धंस जाना और हाइपरसोनिक मिसाइल का कहर डालना, क्या इसके बारे में सीआईए को जानकारी नहीं थी, मोसाद को जानकारी नहीं थी? मुझे ऐसा लगता है उन्हें इल्म तो था, लेकिन शायद ये समझ रहे थे कि ईरान धमकी में आ जाएगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, ईरान डर जाएगा। वो उनका कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुआ और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई, देखिए ताज्जुब की करने की बात है, शायद दुनिया का कोई मुल्क कर सके। एक ही दिन में उनका आईआरजीसी का सरबराह भी मारा जाता है, फौज का सरबराह भी मारा जाता है। उसी दिन शाम होते होते नए ओहदेदारों को अपॉइंट कर दिया जाता है लीडर के जरिए, और रात में जवाबी हमला हो जाता है। यानी इतनी तेजी से रीग्रुप करना, रीऑर्गेनाइज करना अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को, ये दुनिया शायद नहीं समझ रही थी। असल में सबसे बड़ी गलती जो ईरान के बारे में वेस्टर्न जिम्मेदारों की है, वो ये समझते हैं कि ये मौलवी हैं, सर पे अमामा लगाते हैं, इन्हें क्या मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स का। ये इतनी मजबूती से चल रहे हैं कि तमाम पाबंदियों के बावजूद इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि भारत से लेकर के ईस्टर्न यूरोप तक किसी मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री ने इतनी और भी तरक्कियां की हैं, डिफेंस इंडस्ट्री ने जितनी तरक्की ईरान ने की है, इसके बराबर कोई और मुल्क नहीं है जो इंडिजिनस अपना सब कुछ बना रहा है। तो ये बड़ी बात काज़मी साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे। हम 25 साल से चाह कर भी, पूरे हिंदुस्तान का आवाम चाहता था कि हम एक जेट इंजन बनाएं और अपने फाइटर प्लेन, जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे वो LCA हो या एमका जो है नया, इन फाइटर प्लेन्स में हम वो इंजन फिट करें। हम इंजन नहीं बना पाए 25 साल से, लेकिन काज़मी साहब कह रहे हैं कि पिछले 15 या 20 साल में ईरान ने वो तरक्की की है, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में, कि आज अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई। इजराइल बैकफुट पर है। चीन और रूस भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी उनके साथ भी आके जुड़ जाए। दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं? और क्या पहली बार डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ईरान के आगे झुकते नजर आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि आज शाम ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी तरह से युद्ध रोके, समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले? और आखिर क्या वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, रशिया को फोन किया, और रशिया से कह रहे हैं नेतन्याहू कि समझौता करा दीजिए, ईरान को मनाइए, युद्ध ना करें? तो ईरान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर बम गिरा देगा। यानी हमारे दोस्त पे, हमारे भाई ईरान पे कुछ भी होता है तो फिर हम इजराइल को सबक सिखा नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आज शाम ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी तरह से युद्ध रोके, समझौता कर ले, कंप्रोमाइज कर ले? और आखिर क्या वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, रशिया को फोन किया, और रशिया से कह रहे हैं नेतन्याहू कि समझौता करा दीजिए, ईरान को मनाइए, युद्ध ना करें? क्या ईरान की मिसाइल ताकत से कहीं ना कहीं प्रेशर में है अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन? और क्या यही वजह है कि युद्ध रोकना चाहते हैं ट्रंप और नेतन्याहू? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि इजराइल ने जिस वक्त हमला किया था तेहरान पर, ईरान पर, और जिस तरह से टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया था इजराइल के मोसाद ने, उनकी खुफिया एजेंसी ने, तब इजराइल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त हमला करेगा। ऐसा हमला जहां तेल अवीव में
इजराइल का जो सैनिक ठिकाने हैं वो धराशायी कर दिए जाएंगे, जहां पर सरकारी ठिकानों पर बमबारी होती रहेगी। ये उम्मीद इजराइल को नहीं थी और शायद इसी वजह से नेतन्याहू पहली बार घबराए हुए दिख रहे हैं और कभी पुतिन को फोन करते हैं, कभी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को फोन करते हैं और कभी ट्रंप से कहते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये कि क्या ईरान इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया की सुपर पावर अब घबरा रही है ईरान से? और क्या ईरान ने जिस तरह अपने ही मुल्क में बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को भेद दिया, जिस तरह से मोसाद के दफ्तरों पर हमले कर दिए, जिस तरह से इजराइल के सैनिक ठिकानों पर पहली बार हमले कर दिए, क्या इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को, फ्रांस को घबराहट हो रही है? और क्या यह बात सच है कि ईरान पूरे अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है? और अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, जो इस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं, अगर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करता, सीज फायर नहीं करता, तो फिर होने क्या जा रहा है? क्या महायुद्ध होने जा रहा है? और क्या ईरान अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करेगा और न्यूक्लियर वेपन की तरफ जो बढ़ रहा है उससे कदम वापस नहीं खींचेगा? होने क्या जा रहा है? कि पहले तो वो मिसाइल जो थे ना, एक क्लस्टर में लॉन्च करते थे और वो पूरे इलाके में जाके गिरते थे। जैसे कि आपका एक इलाका है, 100 किलोमीटर का फासला है, दायरा है, उसके अंदर में 10-15 जगहों पे वो जाके मिसाइल गिरती थी। उनके कारपेट बॉम्बिंग टाइप की होती थी। इस बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एयर कॉरिडोर बनाया और उस एयर कॉरिडोर में उन्होंने मिसाइल छोड़े 50-100, और वो एयर कॉरिडोर ने जो उनका आयरन डोम है इजराइल का, उसको उसने पेनिट्रेट कर दिया। क्योंकि एक पॉइंट पे आपने एक मिसाइल भेजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आपने 25 मिसाइल भेज दिए एक पॉइंट पे। तो लिहाजा वो जो आयरन डोम की क्षमता है, वो इतनी ड्यूरेशन में और इतनी कॉन्सेंट्रेशन में एक पॉइंट पे वहां पे उसका जो कवच है वो कोलैप्स कर गया। दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने सारी मिसाइल्स को हर एक प्रोविंस में, हर एक स्टेट में फैला दिए हैं। तो एक जगह पे आपकी कंसंट्रेशन मिसाइल्स की नहीं है, वो पूरे ईरान में फैली हुई है और ईरान काफी बड़ा देश है, तो उसमें उनको टारगेट करने में प्रॉब्लम पड़ रही है इजरायलीज को। तो चीन का जो सपोर्ट है, और ईरान ने 2-3 ऐसी मिसाइलें बनाई हैं। एक तो उनकी लेटेस्ट मिसाइल है खोराम शहर, जो कि मल्टीपल उसके वॉरहेड्स हैं, उसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है। और उनकी फतह 1 और 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो कि मैक 13 पे जाती हैं, मतलब कि ध्वनि से 13 गुना तेज रफ्तार पे जाती हैं। उनका 1500 किलोमीटर की रेंज है। तो उनके पिटारे में 10-12 मिसाइल्स हैं और कई किस्म की हैं, और उनकी लो कॉस्ट है, मतलब कि उनकी सबसे महंगी मिसाइल $10 मिलियन की है, और सस्ती मिसाइलें तो $2.5 लाख, $5 लाख की भी बनती हैं। तो उनको एडवांटेज है ईरान को। और दूसरी बात यह है कि जो ये टॉक्स हुई थी, ये निमंत्रण जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जी को दिया था, खामनेई जी को, हाँ, वो निमंत्रण जो था वो एक, आप समझे कि एक लुभाव था या एक फंदा था, क्योंकि उसके साइड बाय साइड उनकी प्लानिंग चल रही थी इजराइल और अमेरिका की। और अमेरिका ने इन बातचीत के पहले डिएगो गार्सिया के बेस में, वो जो इंडियन ओशन में उनका बेस है, वहां पे उन्होंने 7 B-2 ईरान ने दुनिया को हिला कर रख दिया। ईरान ने इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी दिन में तारे दिखा दिए। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।